like a Hellcat. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज मैं आपको रोकड़ पंजिका मतलब कैश बुक किस तरह से बनाई जाती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको अपने स्कूल में कैश बुक बनाने में मदद मिल सके। कैश बुक आखिर होता क्या है, कैश बुक से आखिर हम क्या करते हैं, क्या कैश बुक में कौन सी एंट्री, कौन से पैसे का लेन देन हम कैश बुक के अंदर डालते हैं। तो साथियों, कैश बुक जो है सिंपल सी एक, जैसे हम अपनी बैंक की पासबुक होती है उस पासबुक को देखते हैं तो एज अ कैश बुक, वो कैश बुक ही हुई हमारे स्कूल के लिए। तो उस तरह की कैश बुक, वैसी कैश बुक हम किस तरह से बनाएंगे। तो साथियों, मैंने एक आपके सामने एक फॉर्मेट क्रिएट किया है। हम इसमें सिर्फ एंट्री फिल करते जाएंगे और कैश बुक हमारी ऑटोमेटिकली क्या होती जाएगी, क्रिएट होती हुई चली जाएगी। तो साथियों देखिए, कैश बुक में कौन सी एंट्री आती हैं। नॉर्मली जो हम अगर अकाउंटिंग के नज़रिए से देखें तो कैश बुक में सिर्फ वही एंट्री आती हैं जो हमारा कैश के थ्रू लेन देन होता है या बैंक के थ्रू लेन देन होता है। मीनिंग आपकी कैश टू कैश वाली एंट्री या कैश टू बैंक, बैंक टू कैश वाली एंट्री जो होती हैं हमारी, वो कैश बुक के अंदर आती हैं। सपोज कीजिए कि आपके बैंक में क्या हुआ, कोई अमाउंट आई, कुकिंग कॉस्ट की अमाउंट आई, तो वो एंट्री क्या आएगी आपकी, उस पर्टिकुलर मद के नाम से कैश बुक के अंदर आएगी। और कोई भी एंट्री हो हमेशा क्या होती है, दो लेज़र में जंप करती है, क्योंकि लेन देन जो होता है हमेशा दो लोगों के बीच ही हो सकता है। अब जैसे बैंक में पैसा आया आपका, बैंक में पैसा आया, तो बैंक में पैसा जो आया है वो किसके लिए आया, तो बैंक में पैसा आया किसके लिए आया, कुकिंग कॉस्ट के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गई हमारी, दो पार्टियाँ हो गई। एक तो हमने बैंक को कैश मान लिया, एक तो कैश पार्टी हो गई हमारी, और दूसरा क्या हो गया, जिस मद के लिए आया है वो। अब सपोज कीजिए आपके और मेरे बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, मैंने किसी ए पर्सन को क्या दिए, 10 रुपये दिए, तो दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ ना, ए पर्सन के और मेरे बीच में। तो वहाँ पर क्या होगा, वो कैश का लेन देन हुआ है, हमारा कैश का लेन देन हुआ है। अगर उधार का लेन देन हुआ है तो वो कैश बुक में नहीं आती। मतलब मद के नाम से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री चढ़ाएंगे कि मद में, किस मद में कौन सा पैसा आ रहा है। सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारे स्कूल का काम है, तो किस मद में कौन सा पैसा आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो यहाँ पे चढ़ाएंगे। सपोज कीजिए कुकिंग कॉस्ट है, मैंने डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिख लिया जिससे कि लिखने में टाइम लगता है लिखने में। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, कुकिंग कॉस्ट। अब कुकिंग कॉस्ट में दो तरह से पैसा, हालांकि हमारा तो बैंक में ही पैसा आता है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, बैंक में लिख दिया। कुकिंग कॉस्ट में हमारा पैसा आया सपोज कीजिए 4000 रुपया, 4000 रुपये कुकिंग कॉस्ट में आया। देखिए 4000 रुपये कुकिंग कॉस्ट में आया। अब मैं नीचे आता हूँ जब से क्लोजिंग में, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, अंतिम शेष 9500 रुपये दिखा रहा है। 9500 रुपये क्यों दिखा रहा है अंतिम शेष, 9500 रुपये इस वजह से दिखा रहा है क्योंकि हमारा जो प्रारंभिक शेष था वो कितना था, 5500 रुपये था। 5500 रुपये हमारा प्रारंभिक बैलेंस था, शुरू का शेष था। जो क्लोजिंग होती है, जब क्लोजिंग के बाद जब ओपनिंग बनती है तो वो नए खाते में क्या हो जाता है, प्रारंभिक शेष बन जाती है। अब यहाँ पर बैंक से आय जो हुई है हमें 4000 रुपये की हुई है। बैंक में हमारे कितने पैसे आए, देखो 4000 रुपये बैंक में आए अभी, तो यहाँ पर 4000 रुपये हमने क्या करा, देखो नीचे ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गए। अब इसके बाद क्या होता है, कुकिंग कॉस्ट में पैसा आया, हमने कुकिंग कॉस्ट में क्या करना है, खर्च भी करना है, पेमेंट भी करनी है। पेमेंट करनी है तो हम क्या करेंगे, अगर हम कैश तो हालांकि हम नहीं देते, हमें चेक देते हैं, तो हम सीधे यहाँ लिख देंगे कि पेमेंट क्या हुई है, वो बैंक के थ्रू हुई है, पेमेंट क्या हुई है, बैंक के थ्रू हुई है। तो यहाँ पर क्या दे देंगे हम, उस अमाउंट को बैंक वाले कॉलम में डाल देंगे, क्योंकि आपने चेक के थ्रू पेमेंट करी तो बैंक पेमेंट करेगा वहाँ पर। तो यहाँ पर दीदी सपोज कीजिए आपने 2000 रुपये पेमेंट कर दी, ओके किया। अब 2000 रुपये आपने यहाँ पेमेंट की, 2000 रुपये पेमेंट की। अब नीचे देखेंगे आप आकर तो क्या हुआ, देखो आपको साफ दिख जाएगा कि आपकी जो बैंक के थ्रू पेमेंट हुई है, खर्चा हुआ है, वो 2000 रुपये हुआ है। और बैंक में जो पैसा आया था वो कितना आया था, टोटल 4000 रुपये आया था। और नगद आपकी कोई अमाउंट नहीं आई है, यहाँ पर भी आपकी नगद कोई अमाउंट नहीं है। वो इस वजह से क्या करा उसने, उसकी जो क्लोजिंग करी है वो कितनी कर दी, 7500 रुपये इस समय आपके खाते में है, वो यहाँ पर दिखा पा रहा है। तो ये हुई तो हमारी कैश बुक। तो साथियों इस तरह से हम क्या करेंगे, इसमें एंट्री चढ़ाते चले जाएंगे। कैश बुक में एंट्री क्या होती है, पूरे महीने चढ़ती है, महीने के लास्ट में उसकी क्लोजिंग हो जाती है, फिर अगले महीने फिर वही उसकी क्या बन जाती है, ओपनिंग बन जाती है। अगले महीने ओपनिंग बनी। अब उस पूरे महीने जो भी हमारा फिर लेन देन होगा कैश का या चेक का, चेक के थ्रू हम किसी को पेमेंट करेंगे या हमारे बैंक में जो पैसा आएगा वो यहीं से हम क्या करते जाएंगे, इन और आउट करते हुए चले जाएंगे, और यहीं हमारी क्या हो जाएगा, क्लोजिंग आती जाएगी। अब साथियों एक चीज़ देखने वाली बात यही, तो क्या है, कैश बुक है, सिर्फ कैश बुक है ना। यहाँ पर हमको ये दिख रहा है कुकिंग कॉस्ट का लेजर है, पर्टिकुलर में कुकिंग कॉस्ट आ रहा है।
भोजन माता की सैलरी के लिए भी पैसा आता है हमारे पास, आकस्मिक व्यय के लिए भी आता है, भाड़ा ढुलान, ब्याज, क्रोकरी और भी XYZ कई सारे ऐसे मद होंगे जो मैं नहीं लिख पाया यहाँ पर। तो इन मदों में क्या आता है, पैसा आता है। तो इन मदों का भी हमको क्या करना पड़ता है, एक अलग से लेज़र क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि जो एंट्री आपकी अगर यहाँ पर आ रही है, ठीक है, यहाँ एंट्री आई, किस नाम से आई, कुकिंग कॉस्ट के नाम से आई एंट्री यहाँ पर ना, क्योंकि वो पैसा जो आया कहाँ आया, कुकिंग कॉस्ट का आया। तो कुकिंग कॉस्ट का एक लेज़र बनेगा हमारा अलग से, उस लेज़र में भी हमें वो एंट्री चढ़ानी पड़ेगी, तभी बैलेंस शीट हमारी लास्ट में प्रॉपर वे में बन पाएगी। नहीं तो बैलेंस शीट में हमारे डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि आपने एंट्री यहाँ तो चढ़ा दी कैश बुक में, अभी किस मद के लिए आई थी यहाँ पर, उस मद का हम लेज़र बनाएंगे वो अलग से, उस लेज़र में उसको वहाँ पर दिखाएंगे। जब खर्चा होगा वहाँ पर तो वो एंट्री वहाँ पे भी आएगी और आपकी यहाँ पर भी वो एंट्री आएगी कुकिंग कॉस्ट के लिए जब आप खर्चा किया। तो उससे क्या होता है, जब बैलेंस शीट बनती है तो दोनों का क्या हो जाता है, आपका दोनों साइडें इक्वल आ जाती है, वहाँ पर बैलेंस हो जाता है हमारा, मतलब आना इन और आउट दोनों बैलेंस होंगे, तभी हमारी बैलेंस शीट प्रॉपर वे में बन पाएगी, गलती नहीं होगी तब उसमें। तो साथियों इस तरह से मैंने आपको क्या कर दिया है, एक ये फॉर्मेट बना के दे दिया है। आपकी जो कैश बुक है ये 2 कॉलम कैश बुक है, और जो नॉर्मली हमारे रजिस्टर आते हैं वो 1 कॉलम की कैश बुक होती है। उसमें क्या होता है, जो व्यय होता है वो भी इधर साइड ही होता है, लेकिन फ़र्क क्या होता है, वहाँ पे 2 कॉलम होते हैं, आपकी इनकम इधर चढ़ाते जाते हैं और व्यय जो होता है वो इधर चढ़ाते जाते हैं। तो क्या होता है, ऑटोमेटिक नीचे आके वो हम क्लोजिंग कर देते हैं, बाद में आय में से व्यय को घटा देते हैं। तो वहाँ पर बैलेंस का कॉलम भी अलग से दिया होता है। तो वहाँ पर तो इस तरह का लेज़र होता है। तो मैंने एक नया फॉर्मेट यहाँ पे बनाया है जिसको बोलते हैं हम 2 कॉलम कैश बुक। इस 2 कॉलम कैश बुक से, और यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली आपको कोई गुणा, भाग, घटाव, जोड़ करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर क्या दिखाता जाएगा, वो उसकी क्लोजिंग दिखाता चला जाएगा। और इस क्लोजिंग को जब मंथ के आप लास्ट में क्या करेंगे, आपका प्रारंभिक शेष होगा, उसको शुरू में क्या आपका ओपनिंग बैलेंस आपका वहाँ बन जाएगा आपका अगले मंथ की कैश बुक के लिए। तो कैश बुक क्या होती है, महीने में बनती है हमेशा, हर महीने क्या होता है उसकी क्लोजिंग होती हुई चली जाती है, अगले महीने के लिए उसकी ओपनिंग बन जाती है। और लेज़र जो होता है आपका, लेज़र पूरे साल बनता है। तो साथियों मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको किस तरह से लेज़र बनते हैं वो लेज़र बनाना सिखाऊंगा। तो ये कैश बुक का फॉर्मेट जो मैंने बना रखा है इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसकी ओपन फाइल एक्सेल की वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग अपने स्कूल का यहाँ पर नाम लिख कर उसको क्या कर सकते हैं, अपने आधार से अपने बेस पर अपने लेज़र कैश बुक देखकर, अपने पासबुक देखकर आप उसको अपना कैश बुक आराम से बना सकते हैं। तो साथियों इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।